स्वागत है आपका फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। मैं हूं प्रदीप पंड्या। आज मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी तो खैर है ही। नजर है वायदा कारोबार में आज किस तरह का ट्रेड हो रहा है उस पे। ऐसे में आपके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए आपको बताएंगे। एक नजर सबसे पहले बाजार पे डालिए। निफ्टी टिका हुआ है, 12,800 के लेवल के नीचे नहीं जा रहा। और अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो ये भी 29,000 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। इस वक्त जो ऑप्शंस की पोजीशन है उनको देखते हुए ट्रेडर्स का अंदाजा यह है कि 12,800 के आसपास निफ्टी की और 29,000 के आसपास निफ्टी बैंक की एक्सपायरी होगी। पिछले घंटे भर के दौरान जो एक पॉजिटिव रुझान आपको बाजार में दिखाई दिया है वो ये कि मार्केट ब्रेथ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, अगर 3 स्टॉक नीचे है तो 4 में तेजी है। मिड कैप इंडेक्स अब पॉजिटिव जोन में आ चुका है, तो ब्रॉड मार्केट आज बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। उम्मीद ये भी कि मार्जिन को लेकर जो राहत मिली है उसका फायदा खासतौर पे मिड कैप स्मॉल कैप पे आप आते हुए देखेंगे। वायदा कारोबार के ट्रेड का जहां तक सवाल है, कुछ एक खास स्टॉक्स पर एक बार की नजर डालते हैं जहां पर आज काफी तेजी से लॉन्ग या शॉर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं और अगली सीरीज में भी अच्छी पोजीशन बन रही है। ऐसे स्टॉक पे आज नजर है मेरी, जाहिर है क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। तो देखिए जीमेंस सरप्राइज किया पॉजिटिव साइड में, नतीजों ने लॉन्ग बन रहे हैं। फाइनेंशियल्स में एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस में गिरावट के बाद अब फिर से लॉन्ग साइड का ट्रेड एक्टिव होता हुआ और वेदांता में अच्छे लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर रखिएगा नजर अगली सीरीज के लिए। शॉर्ट्स कहां बन रहे हैं? इन्फोसिस पे शॉर्ट बन रहे हैं। आईटी कमजोर है, निफ्टी आईटी में भी आप देखेंगे ओवरऑल एक कमजोरी का रुख है। अशोक लेलैंड पे शॉर्ट्स बन रहे हैं। बीपीसीएल पे गिरावट जारी है, यहां पर मंदी हो रही है और एशियन पेंट्स में कमजोरी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये वो स्टॉक्स जहां पर खास तौर पे हमारी नजर है। हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ऐसे में आपको बताएंगे। कार्यक्रम में आगे आपके लिए होगा एक पंड्या का फंडा स्टॉक और साथ ही साथ आपके लिए एक शानदार सस्ता ऑप्शन भी हम लेकर आएंगे। तो ये सब कुछ आगे कार्यक्रम में होगा। निफ्टी की स्ट्रैटेजी से शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बार फिर चलते हैं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के पास और सुनते हैं क्या कह रहे हैं। And maintaining financial stability of the system as well. First, let me focus on liberalizing financial markets and simplifying market regulations. The broad approach driving the recent regulatory initiatives is that any person with a need to access markets should be able to do so with ease at minimum cost. Principle-based regulations for interest rate derivatives and foreign exchange derivatives aim at achieving this broad objective. Detailed procedural prescriptions have been replaced with basic principles, thereby allowing greater operational flexibility for market participants. Earlier restrictions on design of derivative contracts and cancellation and rebooking of foreign exchange derivatives have been dispensed with. Distinctions based on residency have been removed or reduced, bringing foreign participants at par with domestic entities in terms of market entry and exit. While retaining the existence of underlying exposures as the basis for access, greater flexibility and ease of hedging have been brought in by allowing anticipated exposures to be hedged. Users with small and limited hedging requirements have been allowed to enter into contracts equivalent of $10 million without the need to establish the existence of underlying exposures. Simplifying regulations and providing procedural flexibilities have also contributed to easing operating conditions and thereby reducing costs and inefficiencies. While some operational constraints are inevitable, especially those warranted by prudential considerations, our approach has been to ease operating conditions within these broad considerations. Another example of this is the recent passing of the Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act 2020, which addressed an important operating constraint. And in fact, this is something which the chairman of FEDI also referred to. The absence of legal recognition of bilateral netting had discouraged the use of derivatives for effective risk management. The legislation provides the enabling framework for cash and derivative market transactions to be offset. This will enable optimization of capital requirement for financial institutions and will provide an impetus for development of the derivatives market in India. Let me now focus on the second theme of our second component of our broad approach, that is with regard to internationalization of the financial markets. Internationalization of financial markets can lower transaction costs,
with efficiency gain. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। Over the last 3 decades, India has undergone a transformation from being a virtually closed economy to one that is globally connected and open to a much larger volume of international transactions and capital flows than before. Today, the capital account is convertible to a great extent. तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कहते हुए कि भारतीय बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ करीब से जुड़ रहे हैं और इस दिशा में सरकार की ओर से कदम जारी है। हमने देखा एफआई एफटीआई फ्लोस तो आए हैं, साथ ही साथ डेट मार्केट पे भी काफी निवेश आता हुआ नजर आया है। खास तौर पे गवर्नर दास ने जो बात आज कही है वो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी में अच्छी रिकवरी दिखी है, लेकिन जो एक सेकेंड वेव आती हुई नजर आ रही है हमारे देश में भी और दुनिया में भी, उस पर इनकी नजर बनी रहेगी। और दूसरी खास बात कही कि हाल में आपने एक अच्छा उछाल देखा, फेस्टिव सीजन के दौरान डिमांड बढ़ी, फेस्टिव सीजन के बाद क्या होगा ये देखना चाहिए। ये संकेत अच्छे हैं क्योंकि जब गवर्नर साहब ग्रोथ को लेकर चिंता जताते हैं तो इसका मतलब होता है कि ब्याज दरें नीचे बनी रहेंगी और कटौती की कोशिश भी हो सकती है। तो अच्छी बात कह रहे हैं फिलहाल गवर्नर दास। और कोई खास बात वहां से निकल कर आएगी तो हम आपको वहां ले चलेंगे, लेकिन सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एक्सपर्ट। इनसे बातचीत शुरू करते हैं। सर्वेंद्र जी, 12,700 और 12,900 ये दायरा दिख रहा है आज ऑप्शंस के लिहाज से, 12,800 के आसपास एक्सपायरी की उम्मीद। और अगर आप निफ्टी बैंक देखें तो आज जो ट्रेड हो रहे हैं 29,500 और 28,500, यहां पे फिलहाल लोग प्रीमियम खाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये आपको बताता है कि 29,000 के आसपास कहीं एक्सपायरी की उम्मीद है। क्या कोई ट्रेड है निफ्टी या निफ्टी बैंक पे? नमस्कार प्रदीप जी। देखिए, जैसे आपने दायरा बताया, आई थिंक ओवरऑल तो रेंज बाउंड रहना चाहिए मार्केट, मेरा भी यही मानना है। जहां से मैंने ग्राफिक्स बनाए थे वहां से थोड़ा बाजार नीचे आ गया। मुझे लगा था कि इंट्राडे में एक बार 12,800 का विप्सॉ होगा, तो तकरीबन लग तो रहा है कि 12,800 का विप्सॉ है। मैंने जब ग्राफिक्स बनाए थे तब तकरीबन निफ्टी 12,835 के आसपास था। तो अगर वो लेवल्स मिलते हैं तो इंट्राडे में शॉर्ट करने की अभी भी राय बनी हुई है। मेरा मानना यह है कि 12,776 का लेवल निफ्टी स्पॉट में नीचे में आपको छूता हुआ दिख सकता है। और 12,867 पे मैंने एक निफ्टी में स्टॉप लॉस रिकमेंड किया है। और क्लियरली इंट्राडे कॉल्स है क्योंकि मैं भी ज्यादा कैरी नहीं करना चाहता हूं उस पोजीशन को। और सेम रुझान बैंक निफ्टी पे भी है, जहां में लगता है कि एक बार आपका साइकोलॉजिकल राउंड नंबर 29,000 का लेवल नीचे में टेस्ट होना चाहिए इंट्राडे, तो वहां पे भी एक शॉर्ट की राय थी। 29,237 पे एक स्टॉप लॉस वहां पे रिकमेंडेड था। दोनों इंडाइसेस थोड़े नीचे आ गए हैं, बट अगर लेवल्स ऊपर के आवे तो उछाल में थोड़ा बेचना चाहिए इंट्राडे में। और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड आप किस तरफ के देख रहे हैं? कल और आज 2 दिन हमने मार्केट में रुझान थोड़ा वीकनेस की तरफ आते हुए देखा है, तो क्या अभी भी शॉर्ट का मौका बाकी है या अब आप लॉन्ग करेंगे? देखिए, मार्केट अभी भी थोड़ा ओवरबॉट है और सेफ लेवल्स जो आप, जैसे आपने बोला, दायरा थोड़ा नीचे का अगर आप पकड़ें तो आई थिंक 12,700 12,650 ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया होगा, जहां से आप फिर थोड़े से लॉन्ग्स इनिशिएट करना शुरू करेंगे। बट तब तक मुझे लगता है कि 1-2 दिन आपको थोड़ी वीकनेस और प्रॉफिट टेकिंग और थोड़ी गहराती हुई यहां दिखेगी। तो प्योरली प्रॉफिट टेकिंग और एक छोटे से डिप की उम्मीद है, 100-150 पॉइंट, ज्यादा अभी फिलहाल नहीं। जब तक 12,650 होल्ड है तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट आएगी। लेकिन नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए मैंने आज रिस्क रिवॉर्ड साइड मैंने जब देखा तो मुझे सेल के ही ट्रेड मिले। तो सीमेंट में पहला शॉर्ट है, एसीसी लार्ज कैप है, और यहाँ पे आप देखें, अगर वीकली सेटअप देखें तो 4-5 हफ्तों से कहीं नहीं गया और अब जो है मोमेंटम थोड़ा नीचे की तरफ पकड़ते हुए इसमें दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि नीचे में 1610 के स्तर कैश में एसीसी के लिए आएंगे। 1703 रुपए 60 पैसे पे एसीसी में एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंडेड है। और टायर्स में मुझे लगता है जहां पे उछाल काफी अच्छा रहा और एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा, वहां पे भी थोड़ा सा मोमेंटम लॉस और मुझे लगता है एक छोटा करेक्शन आपको अपोलो टायर में भी आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे भी बेचने की राय है। 160-161 के टारगेट अपोलो टायर के नीचे में आपके लिए रहेंगे। 181-60 पे आपका एक यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रहेगा। और एक जो लास्ट ट्रेड है, जैसे आपने बोला, जो एफएमसीजी स्पेस है, जो कंजम्पशन थीम है, जहां थोड़ी सी वीकनेस है, उसमें से मैंने ब्रिटानिया निकाला है। आपने एशियन पेंट्स का नाम लिया था, आई थिंक वहां पे भी 1-2 दिन गिरावट रहनी चाहिए। बट ब्रिटानिया भी मुझे लगता है आपको 3360 3365 इन लेवल्स की तरफ फिसलेगा, तो ब्रिटानिया में भी बेचने की राय है। और 3577 पे एक स्टॉप लॉस वहां पे रिकमेंडेड है।
ओके, तो ये वो स्टॉक्स जिनके ऊपर फिलहाल आपकी नजर है और ट्रेड आपको मिल रहा है फिलहाल शॉर्ट की तरफ ब्रिटानिया में। अगर आप दूसरे स्टॉक्स पे नजर डालें तो एक जो ट्रेड आपको साफ तौर पे यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है वो है अपोलो टायर में शॉर्ट साइड का, और एसीसी में भी। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे इस बीच नजर डाली है। जब हम बात कर रहे थे तो निफ्टी में गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है। 12,776 के टारगेट की बात यहाँ पर सर्वेंद्र आपको बता रहे थे, और मैं जिस लेवल पे सुबह से नजर रख के बैठा हूँ वो लेवल है करीब 12,750 से 12,775 के बीच के, तो करीब करीब वही रेंज है जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए आज के लिहाज से। दूसरी तरफ अगर आप निफ्टी बैंक पे नजर डालें तो सर्वेंद्र जी ने आपको यहाँ पर 29,000 के टारगेट दिए हैं। फिलहाल निफ्टी बैंक का उस टारगेट की ओर बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट मूव्स फिलहाल बाजार में आते हुए सपोर्ट लेवल्स पर नजर होनी चाहिए आपकी, या जो शॉर्ट साइड में है इंट्राडे के लिए तो वो टारगेट लेवल है फिलहाल सर्वेंद्र जो आपको राय दे रहे हैं उसके हिसाब से। चलिए, अब हो चुका है वक्त आपको आज का इंडिया का फंडा बताने का। और इस वक्त मेरी नजर है फिनोलेक्स केबल्स पे, जहां पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। 425 के टारगेट के साथ यहां पर आपको खरीदारी की, निवेश की सलाह इस समय मैं दे रहा हूं। ये जो स्टॉक है, देखिए हम आपको लगातार ऐसे स्टॉक्स बता रहे हैं जहां पे फंडामेंटली स्ट्रेंथ है और बाजार के उतार चढ़ाव से अलग ये स्टॉक्स चल रहे हैं, जहां पे सेक्टोरल ट्रेंड काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इस कंपनी के लिए आप देखिए तो इलेक्ट्रिकल केबल्स जो ये बनाते हैं उनका इस्तेमाल ना केवल इलेक्ट्रिसिटी वाले इंडस्ट्री में होता है बल्कि रियल एस्टेट में होता है, जहां पर आप एक शार्प रिवाइवल होते हुए देख रहे हैं। जिस तरह से रियल एस्टेट शेयरों में तेजी देखने को मिली है, तो ये भी वो स्टॉक्स हैं जो इसके प्रॉक्सी के तौर पे काम करते हैं। तो यहां पर आपको एक कैचअप ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये स्टॉक अभी भी काफी अच्छी पोटेंशियल रखता है। क्यों कह रहा हूं ये मैं? देखिए, सबसे पहली बात अगर इलेक्ट्रिकल केबल्स की जाए तो फिनोलेक्स एक बड़ा ही जाना माना ब्रांड है, सब लोग जानते हैं, घर घर में इसको पहचानते हैं। इसलिए अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए तो आप इस ब्रांड को पसंद करते हैं, जो क्वालिटी है उसके चलते। और हम देख रहे हैं दिनों दिन क्वालिटी वाले ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का रुझान मजबूत होता हुआ, तो इसका इनको फायदा है। लेकिन इस स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है, देश में 1 लाख रिटेलर्स हैं जिनकी दुकानों में ये माल बिकता है। 1 लाख रिटेलर्स, और कंपनी की कोशिश है अगले कुछ क्वार्टर में इसको 1.5 लाख तक ले जाने की। शानदार डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, पूरे देश के मार्केट पे इनका जो कब्जा है ब्रांड के साथ, उसका पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी ये काम करते हैं। वहां पे देखिए ब्रॉडबैंड और टेलीकॉम कंपनीज में हाल में आप एक रिवाइवल आते हुए देख रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर का एक नया दौर शुरू हुआ है और उसका फायदा आपको मिलता हुआ इस तरह की कंपनीज में नजर आएगा। इस वक्त वैल्यूएशन कैसे है? इस समय इस लेवल पे करीब 2% के आसपास की तो डिविडेंड यील्ड आती है, जो बड़ी रेयर दिखाई देगी आपको, क्योंकि या तो कंपनी में प्राइस गिरे हैं तो साथ में अर्निंग्स गिर गई है तो डिविडेंड नहीं है, या फिर डिविडेंड देने वाली जो कंपनीज हैं उनके प्राइस काफी बढ़ गए हैं। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है और अभी भी यहां पर आपको वैल्यूएशन सस्ते नजर आ रहे हैं, तो खरीदारी का मौका यहां पर अभी आपके लिए बाकी बचता है। इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, बैलेंस शीट देखिए, डेट फ्री कंपनी है, 19% का आरओसी देती है, बुक वैल्यू पिछले 5 साल में डबल हुई है। तो जिस कंपनी की बुक वैल्यू 5 साल में डबल हो रही है, वो आपको क्या बता रहा है? वो आपको ये बता रहा है कि ना केवल ये कंपनी कारोबार में ग्रोथ दिखा रही है, मुनाफा आ रहा है, कैश फ्लो आ रहा है, बल्कि वो सारा का सारा कंपनी में रिटेन हो रहा है, क्योंकि कर्ज का दबाव नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। बहुत ही शानदार रिकवरी आई है पिछले क्वार्टर के दौरान। पिछले क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो पिछले साल के इसी क्वार्टर के बराबर था। और मैं मुनाफे को ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि कारोबार तो बढ़ रहा है, कारोबार में रिकवरी आ रही है, लेकिन अगर पैसे नहीं आ रहे, मुनाफा नहीं आ रहा, मार्जिन दब गई तो क्या मतलब? तो ये कंपनी आपको अच्छे मुनाफे में दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल के क्वार्टर के बराबर हो गया, बावजूद इसके कि कंपनी का यह कहना है कि पिछले क्वार्टर में भी इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं थी जो अब दिखेगी। तो दिसंबर क्वार्टर और भी बेहतर होता हुआ आपको नजर आएगा यहां पे, इसलिए इस समय आपके लिए खरीदारी का मौका है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो DIIs कह रहे हैं जो 19% की हिस्सेदारी रखते हैं, उन्होंने जो शेयर ले रखे हैं। 7% FIIs की हिस्सेदारी है, तो कंपनी का 4 में से 1 शेयर DIIs या FIIs के हाथ में है। बड़े इंस्टीट्यूशंस का फेवरेट स्टॉक है और आपको इस समय इस लेवल पे मिल रहा है। फ्रैंकलिन इंडिया, कोटक म्यूचुअल फंड, DSP म्यूचुअल फंड, L&T, ये तमाम म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने यहां पर हिस्सेदारी ले रखी है। एक बड़े FII की 7% हिस्सेदारी है और इसके अलावा हिंदुजा फैमिली की 2% हिस्सेदारी है। तो जो समझदार निवेशक है इस तरह के मौके का फायदा उठाते हैं और वो यहां पर ये स्टॉक लेते हुए नजर आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त आपके लिए फिनोलेक्स केबल एक बहुत ही शानदार मौका दे रहा है निवेश का, जो आपको हरगिज चूकना नहीं चाहिए। सिर्फ अगर मैं आपको रेफरेंस के लिए याद दिला दूं
तो 2018 में इसका जो लाइफ हाई था वो 757 रुपए था। 757 रुपए के सामने 309, 60% नीचे है अपने हाइस के लेवल से। जबकि मैंने आपको कहा ना रिकवरी कितनी शार्प है, देखिए ऑलरेडी पिछले साल के इस क्वार्टर के बराबर इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाकर दे दिया। तो फिर आप जाहिर तौर पे आगे आने वाले दिनों में ये जो कैचअप ट्रेड है और मजबूत होते हुए देखेंगे। स्टॉक तगड़े मोमेंटम में है। और सर्वेंद्र जी जरा चार्ट पे नजर डालिए, मुझे तो ब्रेकआउट बहुत ही शानदार बनता हुआ दिख रहा है। इस हफ्ते इसने अपने 200 दिन, 50 दिन, 20 दिन जितने मूविंग एवरेजेस में ट्रैक करता हूं सबको पार किया है। और अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो इस पूरे हफ्ते के दौरान पिछले करीब 6 महीने में इतना बेहतरीन वॉल्यूम कहीं दिखा नहीं। तो ये बता रहा है कि यहां पर बस बेस बना है, तेजी शुरू हुई है और यही मौका है निवेशक के लिए भी और ट्रेडर के लिए भी। जी बिल्कुल, आई थिंक आपने एकदम सही पकड़ा है इसको। अपने 200 दिन एवरेज के नीचे तकरीबन 4 महीने इसने कंसोलिडेट किया है और एक बुलिश ट्रायंगुलर सेटअप जिसको बोलते हैं वो इसने बनाया और अब उसका ब्रेकआउट भी हो गया है। तो पहला टारगेट यहाँ पे 330 332 का रहेगा और 332 निकालने के बाद आई थिंक इसमें जो मोमेंटम आएगा उसके बाद ये स्टॉक काफी फास्ट राइज करेगा। तो मेरा भी मानना यही है कि बिल्कुल यहां से लेके चलना चाहिए। अवधि में खाली ये बोलूंगा कि थोड़ी सी इसको थोड़ा टाइम दें। 660 670 का अच्छा बेस बना है, उस बेस को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि आपको इसको 6 से 9 महीने देने पड़ेंगे। और 6 से 9 महीने अगर आपने स्टॉक को दिए तो 450 450 आई थिंक ये नंबर्स इसके लिए इजीली अटेनेबल हैं। और आपको 260 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखना है। 450 के टारगेट्स आप नेक्स्ट 6 से 9 महीने के लिए लेके चल सकते हैं। तो सर्वेंद्र जी जितनी अच्छी तरह से शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म की मंदी पकड़ते हैं, लॉन्ग टर्म का बेस बना करके जो स्टॉक नई तेजी दिखाता है वो भी पकड़ते हैं। इन्होंने मोहर लगा दी है। तो हम ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, देखते हैं तब तक इसमें तेजी और कितनी बढ़ती हुई नजर आती है। देखिए मुझे तो आज ये बिल्कुल सर्किट वाला कैंडिडेट दिख रहा है। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तुरंत और होगा सस्ता ऑप्शन। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। और अब बारी है आज का सस्ता ऑप्शन लेने की। तो वो ऑप्शन है दिसंबर का SBI लाइफ का ऑप्शन जो आपको लेना चाहिए। 880 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन, तेजी की कॉल है। दिसंबर SBI लाइफ 880 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन। अंतिम बार मैंने देखा 25, 26, 27 के दायरे में था। आपको 15 रुपए का स्टॉप लगाना है। 40 और 49 ये दो टारगेट सामने रखते हुए आपको ये ट्रेड लेना चाहिए। SBI लाइफ का ये ऑप्शन ट्रेड इस वक्त आपकी स्क्रीन पे, ध्यान रखिएगा। SBI लाइफ हम काफी वक्त से बुलिश है और आपको अपने पहले भी तेजी का कॉल दिया है। पिछली सीरीज में इसने परफॉर्म किया और अगली सीरीज में ये और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए तैयार है। आज के ट्रेड में अगर आप देखें तो यहां पर अगली सीरीज में करीब 5 गुना नई पोजीशंस ऐड हो रही हैं। सर्वेंद्र आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए इसके मंथली जो सेटअप्स हैं वो काफी इंकरेजिंग है। अज्यूम ये कर रहे हैं कि अब मंथ ये यहीं पे क्लोज करेगा। 2-4 वर्किंग डेज बाकी हैं, बट आई थिंक अगर मंथ यहाँ पे क्लोज करता है तो एक अच्छा बुलिश इनगल्फिंग मंथली रिवर्सल जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल सेटअप हो गया है। तो अब आप ये मान के चलेंगे कि जब तक अब ये लोज इसके होल्ड होते हैं 790 800 वाले, आई थिंक आपको ये दिखेगा कि ये स्टॉक अब ग्रेजुअली ऊपर चलेगा। इवेंचुअली 1 से 2 महीने में आपको ये भी दिखेगा कि ये अपना जो है 920 925 वाला जो हाई है उसको भी ये चैलेंज करेगा, उसको निकालेगा भी। सो डेफिनेटली नेक्स्ट पूरे महीने के लिए आप इसमें एक पोजीशन बना के चल सकते हैं। और जैसे आपने बोला अगर ऑप्शन के थ्रू करें तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा कि एक 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लें और 880 का कॉल को टाइम दें। आई थिंक अगर आप इसको 15-20 दिन महीने का टाइम देते हैं तो आपको 900 सवा 900 के स्तर इसमें आते हुए दिखेंगे, जिस केस में आपका ऑप्शन तकरीबन 40-45 रुपए का तो मिनिमम इंट्रिंसिक वैल्यू ही हो जाएगा। बिल्कुल, तो इंश्योरेंस सेक्टर में आप एक जबरदस्त तेजी का रुख देख रहे हैं और उसका फायदा आपको मिल सकता है। SBI लाइफ के इस कॉल ऑप्शन के जरिए आपको ट्रेड करना चाहिए। वक्त है इसके साथ ही इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र आपका। मुझे भी फिलहाल दीजिए इजाजत।